उलझी डोरें। तहरीर कायनात आमिना। किस्त नंबर 37। आलम मेंशन का कशादा लाउंज एक बार फिर खामोशी के हिसार में जकड़ा हुआ था। ऊंची छत से लटकता फानूस मध्यम रोशनी फैला रहा था। भारी पर्दे खिड़कियों पर साकित लटके थे, जैसे हवा तक को अंदर आने की इजाजत न हो। इस खामोशी को सिर्फ वक्फे वक्फे से फातिमा बेगम की दबती सिसकियों की आवाज़ तोड़ती थी। वो सोफे के कोने में बैठी दुपट्टे के पल्लू से आंखें पूंछ रही थी, जबकि जरताशा बेगम उनके कंधे पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली दे रही थी। कमरे में मौजूद हर चेहरा बूझल था। किसी की नज़रें झुकी हुई थीं, कोई खाली खला में देख रहा था, जैसे इस घर की दीवारों ने भी आज सांस लेना छोड़ दिया हो। हानिया काफ़ी देर तक सबको देखती रही। उसकी आंखों में उदासी तो थी, मगर उसके पीछे एक मजबूती भी झलक रही थी। आखिर वो गहरा सांस लेकर खड़ी हुई। आप लोग दुखी किस बात पर हैं? वो सबकी तरफ देखते हुए इस्तफसार कर रही थी। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। इस बात पर कि रूहेल मामू यहाँ से चले गए, जबकि मुझे लगता है इस दुख पर इस खुशी को हावी होना चाहिए कि एक छुपा हुआ दुश्मन ना सिर्फ हमारे सामने आ गया, बल्कि वो हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए चला भी गया। उसकी आवाज़ नर्म मगर वाज़ेह थी। फिर उसने बाप की तरफ देखा, जो खामोश बैठे थे। हमें खुश होना चाहिए कि डैड ठीक है और हमारे साथ है, वरना अब तक क्या नहीं हो सकता था। तो प्लीज़ दुखी होने के बजाय इस वाक़ये के मज़बत पहलू पर ध्यान दे। कमरे की फज़ा में उसकी बातों का वज़न घुलने लगा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद माहिरा ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, हमें उस धोखेबाज इंसान को भूलकर इस बात का जश्न मनाना चाहिए कि हम बड़े नुकसान से बच गए। हाँ, तो एक काम करते हैं, अभी बाहर से अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं और इसका बिल शाजिल देगा। नोशी की चहकती आवाज़ माहौल में हल्की सी जान ले आई। चंद कमज़ोर सी मुस्कुराहटें लबों पर आईं। हाँ हाँ, मुझ गरीब से ही बिल भरवाओ, शाजिल ने मसनूई अफसुर्दगी से कहा। नुशाबा फौरन बोली, ओ गरीब इंसान, तुम्हारा बैंक बैलेंस मैंने पिछले दिनों ही गिनवाया था। तुम जहान सिकंदर की तरह गुर्बत के रोने मत रोआ करो। मेरा बैंक बैलेंस बाद में गिन लेना, पहले ये बताओ ये जहान सिकंदर कौन है? शाजिल ने मशकूक नज़रों से पूछा। तुम जहान सिकंदर को नहीं जानते? नुशाबा की आंखें सदमे से फैल गईं। शाजिल ने मासूमियत से मफ़ी में सर हिलाया। अफ़ल्लाह, कैसे इंसान हो तुम? वो वाकई दुखी हो गई थी। तुम ऐसे कह रही हो जैसे जहान सिकंदर इस मुल्क का वज़ीर आज़म हो। शाजिल अब के झुंझला गया। अगर तुम्हें वज़ीर आज़म का नाम ना पता होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर तुम जहान सिकंदर को नहीं जानते। नुशाबा का दुख कम होने को नहीं आ रहा था। नोशी, ओवर रिएक्ट मत करो। तुम नॉवलों की दीवानी हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब नॉवल पढ़ते हो। और लड़के तो वैसे भी नॉवल कम ही पढ़ते हैं। माहिरा हंस पड़ी। ओह हेलो, मेरे 5 भाई हैं और सबके सब नॉवल पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मेरे बाबा भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए मुझे रात को नॉवल पढ़कर सुनाते थे। तो ये मत ही कहो कि लड़के नॉवल नहीं पढ़ते। नुशाबा ने गुस्से से आंखें फैलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक अजीब सा फख्र भी शामिल था, जैसे नॉवल उसके लिए सिर्फ शौक नहीं, यादों का खजाना हो। ओके ओके, मान लिया, लेकिन कुछ लड़कियां भी नॉवल नहीं पढ़ती, जैसे मैं। तो सबको तुम्हारे नॉवल के हीरो का कैसे पता होगा? माहिरा ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। फिर उसने जानबूझकर बात का रुख बदला। खैर, तुम खाना ऑर्डर करो ना, सबको भूख लगी है। वो जानती थी, अगर बात मजीद बढ़ी तो नुशाबा वाकई दिल पर ले लेगी। नॉवल उसके लिए कमजोरी भी थी और ताकत भी। नुशाबा ने गहरा सांस लिया, मगर आंखों की चमक अब भी गुस्से वाली थी। हाँ, मैं अभी ऑर्डर करती हूँ और बिल शाहमीर सर पे करेंगे। उसने शाजिल को घूरते हुए जानबूझकर नाम बदला। अफकोर्स, जो दिल करे ऑर्डर कर लो, शाहमीर ने कुशादा दिली से कहा। हाँ, वैसे भी ये लड़कियों को मना नहीं कर पाते, माहिरा ने हंसते हुए चोट की। शाहमीर ने भवें उचकाईं और माहिरा को देखा कि इस बात का मतलब, मगर माहिरा ऐसे मसरूफ हो गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और फातिमा बेगम के पास बैठकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता समझाने लगी। इधर हानिया, सानिया, नौशाबा और शाजिल एक साथ बैठकर मेन्यू डिस्कस करने लगे। बिरयानी तो लाजमी है। नहीं, आज कुछ स्पेशल मंगवाते हैं। पिज़्ज़ा भी ले लेते हैं ना? आहिस्ता आहिस्ता कमरे में हल्की हंसी बिखरने लगी। वही लाउंज जो कुछ देर पहले सोगवार था, अब मामूल की जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा था। शाहमीर जरा फासले पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी।
उसके घर वाले, उसका खानदान आज एक बहुत बड़े खतरे से बचकर महफूज था, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक बोझ अब भी बाकी था। वैसे तो सब खुश दिख रहे थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुश्किल टल तो गई थी, मगर खत्म नहीं हुई थी। आलम मेंशन से कई 100 किलोमीटर दूर एक नामालूम मकाम पर वाक़े कमरा सर्द और बेरूह सा था। दीवारें खाली थीं, छत पर लटकता एक अकेला बल्ब जर्द रोशनी फैला रहा था, जो कमरे में मौजूद हर शय को और ज्यादा वीरान बना देता था। कमरे में एक मेज़ और 2 कुर्सियां थीं, जिनमें से एक पर रूहेल इफ्तिखार को बांधा गया था। उसके हाथ कुर्सी के पिछले हिस्से से मजबूती से बंधे थे और रस्सी की सख्ती उसकी कलाइयों में सुर्खी छोड़ रही थी। माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे, हालांकि कमरा ठंडा था। मेज़ के साथ वही लड़का और लड़की खड़े थे। दोनों के चेहरे संजीदा और तासुरात पत्थर जैसे बेजान थे। रूहेल की आवाज़ मुसलसल कमरे की खामोशी तोड़ रही थी। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या चाहते हो मुझसे? आखिर बताते क्यों नहीं हो? उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और खौफ ज्यादा था, मगर वो दोनों जैसे उसके मौजूदगी से बेनियाज हों। ना उसकी सुन रहे थे, ना जवाब दे रहे थे, बस खामोशी से खड़े उसे देख रहे थे। और यही खामोशी उसके लिए सबसे बड़ा अजाब बन रही थी। आखिरकार लड़के का सब्र जवाब दे गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, कुर्सी के करीब झुककर बोला, तुमसे कहा है ना, चुप करके बैठे रहो। उसकी आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि बल्ब की मध्यम रोशनी भी जैसे लरस गई हो। हमारे सर आ जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन तुम हो कि चीख चीख कर दिमाग खा गए हो। अब अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर कुछ बोलने के काबिल नहीं रहोगे। उसने संगीन लहजे में धमकी दी। रूहेल का हलक खुश्क हो गया। चिल यार, सर ने कहा है उनके आने तक इसे कुछ नहीं होना चाहिए, वो खुद आकर तफ्तीश करेंगे। लड़की ने आगे बढ़कर लड़के के बाजू को हल्का सा पकड़कर टोका। इसीलिए कब से उसकी बकवास सुन रहा हूं, वरना अब तक तो उसके जिस्म के पुर्जे इस कमरे में बिखरे पड़े होते। लड़के ने गहरा सांस लिया, मगर गुस्सा अभी भी चेहरे पर नुमाया था। रूहेल इस लड़के के चेहरे पर फैले गुस्से को देखकर अंदर तक लरस गया और आखिरकार खौफ के मारे चुप हो गया। कमरे में चंद लम्हे सन्नाटा रहा, फिर लड़की ने बेजारी से गर्दन घुमाई। अच्छा, चलो कॉफ़ी पी कर आते हैं, ये तो बंधा हुआ है, कहीं नहीं जाता। हाँ, सर भी दर्द करने लगा है इसकी बकवास सुन सुनकर। लड़का भी झुंझलाया हुआ था। उसने आखिरी बार रूहेल को घूर कर देखा, जैसे आंखों ही आंखों में धमकी दे रहा हो। फिर दोनों दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे की खामोशी और गहरी हो गई। रूहेल ने फौरन हाथों को मोड़ मोड़कर रस्सी ढीली करने की कोशिश की। कलाइयाँ जलने लगीं, सांस फूलने लगा, मगर गिरहें जैसे पत्थर की बनी हुई थीं, खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा, वो हाँपते हुए खुद से बड़बड़ाया। इसी लम्हे कमरे के बाहर से भारी कदमों की आवाज़ उभरी। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ आवाज़ करीब आती गई। रूहेल का दिल भी उसी रफ्तार से धड़कने लगा। उसके कानों में अपनी ही सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घूमा। चर्र की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। रोशनी के खिलाफ एक साया अंदर दाखिल हुआ। रूहेल की आंखें उठाकर देखा और उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। शाहमीर? दरवाजे के पास खड़ा शख्स वाकई शाहमीर था। चेहरे पर तशवीश, आंखों में फिक्र लिए वो तेजी से आगे बढ़ा। मामू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये आपको बांधा किसने है? उसकी आवाज़ में सच्ची घबराहट थी। रूहेल के अंदर एक उम्मीद की लहर दौड़ी, उसे जैसे सहारा मिल गया हो। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर मजलूमियत तारी हो गई। पता नहीं शाहमीर, ये लोग कौन हैं? वो एसपी फैज़ान, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो इन लोगों से मिला हुआ है। पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। उसने सर झुका लिया, जैसे सदमे से टूट चुका हो। मगर शाहमीर की नज़रें एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर ठहर गईं, बहुत गहरी, बहुत खामोश, जैसे वो सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसके चेहरे के पीछे छिपा सच भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अच्छे इंसान तो आप भी नहीं है ना मामू? शाहमीर की आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर इसमें ऐसी सख्ती थी जो सीधा दिल पर लगती थी। आपने भी तो डैड को मारने की कोशिश की थी। ये अल्फाज जैसे कमरे की ठंडी हवा को और भारी कर गए। रूहेल के गले में एक गुलटी सी अटक गई। लम्हा भर को उसकी नज़रें झुक गईं, मगर वो जल्द ही संभल गया। उसकी आंखों में फिर वही पुराना हिसाब किताब लौट आया। उसने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, मैंने ये सब पैसे के लिए किया शाहमीर।
मैं ताकतवर बनना चाहता था ताकि कोई मुझे जलील न कर सके। जैसे तुम भी तो अमीर बनना चाहते थे ना, ताकि शाहवेज तुम्हारे सामने बोल ना सके, तुम्हारी माँ की बेइज्जती ना हो सके। इसीलिए तो तुम ड्रग्स का बिजनेस करना चाहते थे। वो सांस लेने को रुका, फिर लालच का आखिरी पत्ता फेंका। देखो, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे ड्रग्स के बिजनेस में तुम्हारा साथ दूंगा, बल्कि अब तक मैंने जितनी दौलत कमाई है ना, आधी तुम्हारी। कमरे में खामोशी फैल गई। शाहमीर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोला, आधी नहीं, सारी दौलत। हाँ हाँ, ठीक है, ले लो, सारी दौलत ले लो, बस मेरी मदद कर दो। रूहेल की आंखों में लालच चमका। ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाहमीर ने उसकी पेशकश कबूल कर ली। तो फिर जल्दी से हाथ खोलो। ये सुनकर रूहेल के चेहरे पर सुकून आया। शाहमीर झुका और रस्सी खोलने लगा। गिरहें आहिस्ता आहिस्ता ढीली होने लगी। फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? रूहेल के लहजे में बेचैनी आ गई। शाहमीर सीधा खड़ा हुआ। उसने सर उठाकर छत की तरफ देखा, जैसे कोई गहरी बात सोच रहा हो। मैं ये सोच रहा हूँ, इतनी सारी दौलत का मैं करूँगा क्या? उसकी आवाज़ अब नर्म मगर गहरी थी। रूहेल साकित रह गया। खानी तो मैंने 3 वक्त की रोटी ही है, और रोटी हलाल के पैसे से अच्छी लगती है ना? उसने आहिस्ता से रूहेल की तरफ देखा। मेरे बाप के पास हलाल की कमाई है। जब मुझे साफ रिस्क मिल रहा है तो मैं तुम्हारी हराम की कमाई क्यों लूं? इसके अल्फाज हल्के थे, मगर चेहरे पर जो सुकून था वो रूहेल के लिए सबसे बड़ा जवाब था। ये तुम क्या कह रहे हो? रूहेल का चेहरा यकदम बेरंग हो गया, होठ शुष्क पड़ गए। शाहमीर ने उसे गौर से देखा, फिर अचानक उसकी हालत पर जोर से कह कहा मारा। वो हंसी मजाक की नहीं, किसी फंसे हुए शिकार पर शिकारी की हंसी थी। तुम तो ड्रग्स का बिजनेस करना चाहते थे। रूहेल ने कमजोर सवार किया। और ये बात तुम्हें किसने बताई थी? शाहमीर ने भवें उठाकर सवाल किया। तुम खुद आए थे मुझसे मिलने, क्लब में। रूहेल ने याद दिलाने की कोशिश की। शाहमीर ने हल्का सा सर झुकाया, जैसे याद करने की अदाकारी कर रहा हो। मैं तो क्लब में रॉकी के बॉस से मिलने गया था। रूहेल ने जल्दी से कहा। हाँ, और वो बॉस मैं ही हूँ, मैं ही वो शख्स हूँ जिससे तुम कॉन्ट्रैक्ट करने आए थे। ये कहते हुए वो भूल गया था, कभी कभी इंसान के लिए सच बोलना सबसे बड़ी गलती बन जाता है। मैं नहीं मानता, इस शहर में जो ड्रग डीलिंग हो रही है उसके पीछे तुम हो। तुम वो मास्टरमाइंड नहीं हो सकते। शाहमीर ने आहिस्ता से सरनफी में हिलाया। मैं ही वो मास्टरमाइंड हूँ। इस शहर में जितना ड्रग्स आ रहा है मेरे जरिए आ रहा है। क्लब से लेकर यूनिवर्सिटी कैंटीन तक, हर जगह यूथ तक ये जहर मैं ही पहुंचा रहा हूँ। रूहेल की अना को जैसे चोट लगी, उसने अपना सबसे बड़ा राज उगल दिया। बस, हमें तुम्हारे मुंह से यही एतराफ़े जुर्म तो सुनना था। माहिरा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोली। इसके साथ वही लड़का और लड़की थे, मगर अब उनके अंदाज बदल चुके थे। सीधी कमर, संजीदा नज़रें, मुकम्मल पेशेवराना खामोशी। तुम यहाँ? रूहेल की आंखें माहिरा को देखकर फैल गईं। जी, मैं माहिरा असद अहमद खान, ISI एजेंट। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर इख्तियार से भरी। इंटेलिजेंस ऑपरेशन यूनिट पिछले कई महीनों से इस शहर के ड्रग नेटवर्क को ट्रेस कर रही थी, और आज ड्रग माफिया का मरकजी किरदार हमारे सामने है। माहिरा मेज़ के दूसरी तरफ रूहेल के मुकाबिल दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। तो तुम ISI एजेंट हो तो? रूहेल की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उसकी नज़रें लरजती हुई शाहमीर पर जम गई। जी मामू, मैं भी मारखोर हूँ, जो तुम जैसे सांपों के जहर से अपने मुल्क को बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। शाहमीर ने सीने पर हाथ रखा, हल्का सा सर झुकाया और फख्र से बोला। ये नहीं हो सकता, तुम आर्मी में कैसे जा सकते हो? तुम तो मेरी आंखों के सामने पले बढ़े हो। रूहेल ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। कहानी काफ़ी लंबी है, और सच पूछें तो अभी मेरा मूड नहीं इसे दोहराने का। कभी फुर्सत में सुना दूंगा। फिलहाल तो मैं बेहद थका हुआ हूँ। शाहमीर ने थके हुए अंदाज में गर्दन घुमाई, फिर अंगड़ाई ली। ये कहते हुए उसकी नज़र कुर्सी पर बैठी माहिरा पर जा टिकी। क्या? मैं नहीं उठने वाली, मैं भी थकी हुई हूँ। तुम पहले आए थे, आराम से बैठ सकते थे, मगर चूंकि तुम शेखी भगाड़ने में मसरूफ थे तो कुर्सी को इग्नोर कर दिया। अब खड़े रहो। माहिरा ने साफ इनकार कर दिया। लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? शाहमीर ने मसनूई तासुफ से कहा। लोगों की उम्मीदों पर उतरना मेरी आदत है। माहिरा ने बेशर्मी से कंधे उचका दिए। कैप्टन्स, आपको लड़ाई के लिए बाद में वक्त दिया जाएगा, अभी केस पर फोकस करें। तीसरी आवाज़ ने दोनों को रोक दिया। लहजा हुक्म देने वाला था। जी कैप्टन जाया। माहिरा फौरन संजीदा होकर सीधी बैठ गई। फिर उसने मेज़ पर कोहनियाँ टिकाईं,
नज़रें रूहेल पर जमा दी और प्रोफेशनल अंदाज में तफ्तीश शुरू की। तो रूहेल इफ्तिखार, तुमने मान तो लिया है कि इस शहर की ड्रग डीलिंग के बॉस तुम हो। अब बाकी शहरों के नेटवर्क और अपने असल बॉस के बारे में भी मुकम्मल मालूमात दे दो, और थोड़ा जल्दी करना। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं अपने बॉस से गद्दारी नहीं कर सकता, रूहेल ने फौरन नजरें चुराकर कहा। मुल्क के गद्दार के मुंह से वफादारी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। माहिरा ने उसे ऐसी नजरों से घूरा जैसे उसके वजूद को चीर कर सच बाहर निकाल लेना चाहती हो। तुम जो भी कह लो, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं, हम अपने बॉस और अपने काम के साथ वफादार हैं, रूहेल जिद्दी लहजे में बोला। अचानक माहिरा का सब्र टूट गया। उसका हाथ मेज पर पूरी ताकत से पड़ा और वो चीखते हुए बोली, जो शख्स चंद पैसों के लिए अपने बाप को मार सकता है, वो उसूल और वफा की बात कर रहा है क्या? ये अल्फाज गोली की तरह रूहेल के सीने में पैवस्त हो गए। उसकी आंखें शौक से फैल गई थीं, चेहरे का रंग उड़ गया था। हाँ, यही सोच रहे हो ना कि मुझे कैसे पता चला? माहिरा की आवाज में अब वो ठंडी सख्ती थी जो रूहेल को अपनी हड्डियों में उतरती महसूस हुई। गुनाह को जितना मर्जी दफना दो, उसके सबूत जमीन के किसी कोने में सांस लेते रहते हैं। और जहां तक अपने साथियों के नाम छुपाने की बात है, तो छिपा लो। कब तक छिपाओगे? जब हम तुम तक पहुंच सकते हैं तो उन तक भी पहुंच जाएंगे। वो थोड़ी झुकी, उसकी नजरें सीधा रूहेल की झुकी हुई आंखों में पेवस्त हो गईं। मैं तो बस तुम्हें एक मौका दे रही थी, आखिरी मौका, सुधरने का, अपने रब की तरफ लौटने का, उसके दर पर सर झुकाने का। अब उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ दिल पर कारी ज़र्ब लगा रहा था। रूहेल के कंधे ढीले पड़ गए। मुझ जैसे गुनहगारों को वो कबूल नहीं करता, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। गलत फहमी है तुम्हारी। मेरे बाबा कहा करते थे, इंसान सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, मगर मौत से चंद लम्हे पहले भी सच्चे दिल से कह दे, ऐ मेरे मालिक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, जैसा भी हूँ तेरा बंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, अपनी रहमत के साए में जगह दे दे, तो वो रब माफ़ कर देता है। माहिरा की आवाज़ में अब अजीब सी नरमी आ गई। कमरे में खामोशी उतर आई। माहिरा के अल्फाज रूहेल के दिल की सख्त दीवार पर दरारें डाल रहे थे, इतनी गहरी कि शायद बरसों से सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। ये सब महज बातें हैं। अगर उसने मुझे माफ़ करना होता तो उस दिन मुझे धुतकारता नहीं, मेरे बाप को बचा लेता, मेरी दुआ सुन लेता। मगर उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे इस गुनाहों की दुनिया में गिरने दिया। मुझे नहीं रोका उसने, नहीं रोका। रूहेल की आवाज़ कांप रही थी, सर झुका हुआ था और उसके लफ्ज़ों में आंसुओं की आमेजिश थी। हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है, न कोई उस वक्त से पहले उसे मार सकता है, न बचा सकता है। मगर ज़रा ये भी सोचो, तुमने अपने रब की कितनी बार नाफरमानी की, कितनी आज़ानें सुनकर भी उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाए। और एक बार अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो तुमने मुंह मोड़ लिया। माहिरा की आवाज़ में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी संजीदगी थी। रूहेल की पलकें मजीद झुक गईं। मगर तुम्हारी नाफरमानी के बावजूद क्या उसने अपनी नेमतें तुमसे छीन लीं? क्या एक दिन भी तुम्हें भूखा सोने दिया? क्या तन ढांपने को कपड़े नहीं दिए? क्या बरसों तक तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डालकर तुम्हें रुस्वा होने से बचाए नहीं रखा? हर सवाल उसके दिल पर दस्तक था। आज लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं, मगर क्या वही रब इतने साल तुम्हें इसी नफरत से बचाता नहीं रहा? तुम कहते हो वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तो बताओ क्या तुम अपने दुश्मन पर इतनी मेहरबानियां करते? क्या उसके गुनाह छुपाते? रूहेल के होंठ लर्जे, मगर आवाज़ न निकल सकी। वो तुमसे मोहब्बत ना करता तो तुम्हें बदलने के लिए इतने सालों की मोहलत ना देता। तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे घर वालों से छुपाकर तुम्हें उन सब की मोहब्बत से महरूम ना होने देता। माहिरा एक लम्हा रुकी, फिर उसकी आवाज़ और गहरी हो गई। और सुनो, तुम अपने बाप को इसीलिए नहीं बचाना चाहते थे कि तुम्हें उनसे मोहब्बत थी। तुम चाहते थे कि तुम्हारा गिल्ट कम हो जाए। तुम अपनी खुद गर्जी का बोझ हल्का करना चाहते थे। तुम इस एहसास शर्मिंदगी से बच जाओ कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारा बाप तुमसे छीन लिया। मगर रब नियतें जानता है। वो चाहता था तुम्हें शर्मिंदगी हो, तुम टूटो, ताकि वापस उसकी जानिब लौट आओ। मगर तुमने क्या किया? अपनी शर्मिंदगी को दबाने के लिए मजीद गुनाह कर लिए, दिल को पत्थर बना लिया, ताकि ज़मीर तुमसे सवाल ना करे। रूहेल इफ्तिखार के आंसू अब बग़ैर आवाज़ के गिर रहे थे। वो टूट रहा था, अंदर से, आहिस्ता आहिस्ता। दिल नर्म पड़ चुका था, मगर ज़बान अब भी कुफ्ल में थी। क्योंकि इतने सालों बाद आज उसे अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा होना था और खुद से नज़रें मिलाना सबसे मुश्किल सज़ा होती है। कैप्टन जैक, इसे बाकी कैदियों के साथ जेल में मुंतकिल कर दो, माहिरा फैसलाकुन लहजे में कहकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मगर मैम, तफ्तीश, कैप्टन जैक ने हिचकिचाते हुए याद दिलाया।
कोई तफ्तीश नहीं होगी। तुमने सुना नहीं, ये अपने साथियों से बेवफाई नहीं कर सकता, मगर खुद से और अपने रब से बेवफाई कर सकता है। जिसे अपनी फिक्र नहीं, हम क्यों उसकी फिक्र करें। तुम सब कल से काम पर लग जाओ, इसके बाकी साथियों की डिटेल्स निकालो। देर जरूर होगी, मगर वो भी एक दिन इसी मकाम पर खड़े होंगे जहां आज ये खड़ा है। माहिरा ने पलटकर जैक को देखते हुए हुक्म सुनाया, मगर अल्फाज में छुपा तंज रूहेल के लिए था। कमरे की फिजा बोझिल हो गई। माहिरा दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर अचानक रुकी, चंद लम्हे सोचती रही, फिर पलट आई। वो रूहेल के करीब झुकी। आवाज अब सरगोशी में बदल चुकी थी। मुझे पता है तुम मानने वाले नहीं, मगर फिर भी एक मुखलिसाना मशवरा सुन लो। जेल की तन्हाई में जरा याद करने की कोशिश करना। शायद कभी बचपन में तुम्हारे बाप ने कोई अच्छी बात सिखाई हो। शायद कोई कुरान की आयत दिल को छू गई हो। शायद किसी नमाज में कभी तुमने अल्लाह को बहुत करीब महसूस किया हो। रूहेल की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। अगर ऐसी कोई भी याद गलती से भी वापस आ जाए ना, तो उस पर अमल जरूर करना। एक बार फिर से उसी साफ दिल से नमाज पढ़ने की कोशिश करना। क्या पता अल्लाह तुम्हें फिर से मिल जाए। वो हल्का सा मुस्कुराई। हालांकि वो तुमसे कभी दूर नहीं गया। वो तो बस चाहता है तुम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ, ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि वो तो पहले ही सिर्फ एक कदम के फासले पर था, मगर तुमने कभी वो एक कदम उठाने की कोशिश ही नहीं की। तन्हाई में अपने दिल के अंदर झांकना जरूर रूहेल, तुम्हें अल्लाह वहीं मिलेगा। माहिरा सरगोशी में कहती उसे रब से मुलाकात के राज बता रही थी। रूहेल ने पहली बार नजरें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में शिकस्त भी थी और एक मध्यम सी उम्मीद भी। माहिरा ने यकीन भरी मुस्कुराहट दी, जैसे कह रही हो मैं सच कह रही हूँ। और वाकई रूहेल का दिल चाहा कि वो इसकी हर बात मान ले। माहिरा कमरे से बाहर चली गई। पीछे कैप्टन जैक और कैप्टन जया ने रूहेल को हथकड़ियां लगाईं और वो आहिस्ता कदमों से जेल की तरफ ले जाया गया। मगर इस बार उसके कदमों के साथ एक नई सोच भी चल रही थी। आलम मेंशन से कई 100 किलोमीटर दूर एक नामालूम माहिरा मकाम अपने पर ऑफिस के बाहर लॉन में आहिस्ता आहिस्ता टहल रही थी। शाम की हल्की हवा घास को लहरा रही थी। चंद लम्हों बाद किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो चलते चलते मुड़ी और हल्का सा मुस्कुरा दी, जैसे पहले से जानती हो कि शाहमीर उसके पीछे आए बगैर नहीं रह सकेगा। एक बात पूछूं पार्टनर? शाहमीर ने धीमे लहजे में कहा और शरारती अंदाज में अपनी शहादत की उंगली से उसके बाजू पर हल्की सी दस्तक दी। बिल्कुल पार्टनर, माहिरा ने मजीद बिलफरेबी से मुस्कुराते हुए इजाज़त दी। तुम्हें कैसे पता चला कि रूहेल ने अपने बाप का कत्ल किया था? शाहमीर ने दिल की उलझन बताई। माहिरा के कदम आहिस्ता हो गए। उसने कत्ल नहीं किया था, मगर उनकी मौत की वजह जरूर बना, वो संजीदगी से बोली। शाहमीर चौंक कर उसे देखने लगा। वो डॉक्टर याद है जिसने आलम सर को स्लो पॉइजनिंग दी थी? यहाँ आने से पहले मैं उससे मिलकर आई थी। आलम मैंशन से निकलते वक्त मैंने उसके मुंह से एक जुमला सुना था कि जो शख्स अपने बाप को मार सकता है उस पर मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। माहिरा ने शाहमीर की जानिब देखते हुए बताया। फिर शाहमीर को आगे जानने का तजस्सुस हुआ। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया वो इफ्तिखार साहिब का डॉक्टर भी रह चुका था। एक रात रूहेल ने अपने ड्रग्स के पैकेट गलती से उनकी दवाइयों के पास रख दिए। शायद नींद में था, शायद लापरवाही, मगर वो पैकेट वहीं रह गए। वो डॉक्टर से सुनी हुई कहानी अब शाहमीर को सुना रही थी। हवा जैसे कुछ लम्हे को थम गई। रात को इफ्तिखार साहब को शदीद दर्द उठा। उन्होंने रूहेल को आवाज़ दी, मगर वो गहरी नींद में था, आया नहीं। मजबूर होकर इफ्तिखार साहब ने खुद दवाई लेने की कोशिश की और गलती से दवाई की पुड़िया की जगह वो ड्रग्स के पैकेट निगल लिए। बीमारी की हालत में ओवरडोज की वजह से वो जानवर ना हो सके। माहिरा ने रूहेल की जिंदगी के तल्ख राज से पर्दा उठाया। शाहमीर के चेहरे पर सदमा फैल गया। और उसी एक गलती, उसी एक गुनाह ने रूहेल को अंदर से तोड़ दिया। उसने खुद को बेहिस बना लिया ताकि ज़मीर की आवाज़ सुनाई न दे। माहिरा की आवाज़ आखिर में धीमी हो गई। ओह सैड, शाहमीर ने आहिस्ता से कहा। माहिरा ने सिर्फ हल्का सा हुंकारा भरा। लेकिन तुम्हें रूहेल मामू को यूं ही जेल नहीं भेज देना चाहिए था। 1-2 दिन की तफ्तीश और कर लेते, कम अज कम हम कोशिश तो करते कि वो सच बोल दे। आपने ज़रा जज्बाती होकर उसे छोड़ दिया। शाहमीर के लहजे में हल्का सा तासुफ था। माहिरा रुक गई, आहिस्ता से उसकी तरफ मुड़ी। किसने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया है? मैंने तो वो चाल चली है कि प्यादा खुद मुझे बादशाह तक लेकर जाएगा। उसके होंठों पर धीमी मगर पुरस्रार मुस्कुराहट आई। मतलब? शाहमीर की पेशानी पर बल पड़ गए। वो दोबारा चलने लगी।
मतलब ये कि मैंने रुहेल इफ्तिखार के साथ एक माइंड गेम खेली है। एक तरफ उसके माजी के जख्म छेड़े, दूसरी तरफ माफ़ी का रास्ता दिखा दिया। अब जेल की तन्हाई में उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने देगा। उसके गुनाह उसे हर लम्हा काटेंगे। इंसान दर्द से भागता है शाहमीर, और जब दिल का दर्द हद से बढ़ जाए तो उसे सुकून का सिर्फ एक रास्ता नज़र आता है, एतराफ़े जुर्म का। मैंने उसे वो दरवाज़ा दिखा दिया है, अब वो खुद चल कर आएगा। माहिरा के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी और हल्की भूरी आंखों में फतह की चमक जगमगा रही थी। हवा जरा तेज हुई, उसके दुपट्टे का किनारा हल्का सा उड़ा। शाहमीर ने उसके पीछे चलते हुए उसके उड़ते दुपट्टे को पकड़कर नीचे किया, जो लहक लहक कर उसके सीने से टकरा रहा था। दिल की सरजमीन पर इस रेशमी एहसास ने हलचल पैदा कर दी थी, मगर वो संभलते हुए माहिरा की राय से इख्तिलाफ करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता वो मदद करेगा। जो शख्स अपने बाप की मौत पर ना टूटा, वो अब क्या टूटेगा। पहले उसे किसी ने झंझोड़ा ही नहीं था, ज़मीर सोया हुआ था। अब मैंने उसे जगा दिया है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं तो चलो शर्त लगाते हैं। माहिरा रुकी और शाहमीर की जानिब रुख करते हुए बोली। उसकी आंखों में अजीब सा एतमाद था। शाहमीर की आंखों में दिलचस्पी उभरी। अगले 1 हफ्ते में वो खुद मुझे बुलाएगा और अपने सब साथियों के नाम बताएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम जो कहोगे मैं मानूंगी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो मुस्तकबिल में एक बार मैं तुमसे कुछ भी मांग सकती हूँ। बोलो, मंजूर है? वो जरा झुकी, आंखों में चमक लिए शाहमीर को चैलेंज करने लगी। चंद लम्हे शाहमीर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। मंजूर है। चलो फिर देखते हैं कौन जीतता है, माहिरा पुरजोश अंदाज में बोली। मेरा मकसद आपको हराना नहीं, बल्कि आपको जीतना है, शाहमीर ने बहुत आहिस्ता कहा। कुछ कहा तुमने? माहिरा ने चौंक कर पूछा। हाँ, नहीं तो मेरा मतलब था काफ़ी देर हो गई है, घर चलते हैं, शाहमीर ने गड़बड़ाते हुए बहाना बनाया। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माहिरा ने सामने सफ़ेदे के पेड़ों की हिलती टहनियों को देखा। हमें एक ही जगह जाना है, साथ चलते हैं। अगर आपको कोई काम है तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, शाहमीर ने नर्म लहजे में कहा। हम साथ नहीं जा सकते, लोगों को शक हो सकता है। इस मिशन में हमें अभी भी एक दूसरे से अनजान बनकर रहना है, अपनी पहचान भी छुपानी है, ओके? माहिरा ने नर्म मगर वाज़ेह लहजे में कहा। ओके, शाहमीर ने आहिस्ता से कहा, मगर उसकी नज़रें कहीं और थीं। रात की चांदनी लॉन पर बिखरी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माहिरा के खुले बाल हवा के साथ पीछे को उड़ रहे थे। वो चंद लम्हों के लिए आंखें बंद करके खड़ी हो गई, जैसे सुकून को अपने अंदर उतार लेना चाहती हो। शाहमीर की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो बस उसे देख रहा था, खामोशी से, बेइख्तियार होकर। शाहमीर के दिल में आया कि माहिरा से कह दे कि इस वक्त आंखें बंद किए वो चांद की रोशनी में दमकती हुई चांदी की बनी गुड़िया जैसी लग रही थी, मगर वो माहिरा को देखने में इस कदर महू था कि अल्फाज हमेशा की तरह दिल में ही कैद रह गए। सब ठीक है ना कैप्टन मीर? अचानक माहिरा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर इस्तफसार किया। हाँ, नहीं तो मेरा मतलब नहीं तो मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाहमीर ने चौंक कर अटकते हुए बोला। ओके, माहिरा ने हल्की हैरानी से उसे देखा। शाहमीर खिजला सा मुस्कुराया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर वहां से निकल गया। माहिरा उसकी घबराहट देखकर मुस्कुरा दी, और शायद किस्मत की देवी भी उन दोनों को देखकर कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आने वाले दिनों में वक्त उन दोनों के साथ कैसा खेल खेलने वाला था, ये न वो जानते थे, न खुद किस्मत ने अभी पूरा राज खोला था। रात के स्याह आंचल को चीरता हुआ सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी पूरी आबोताब के साथ उफ़क़ पर उभर रहा था। हवा में घुली रात की खुनकी आफ़ताब की पहली किरणों के साथ मद्धम पड़ने लगी थी। परिंदे घोंसलों से निकलकर फिजा में पर फैलाए उड़ रहे थे, जैसे सुबह की आमद का बाकायदा ऐलान कर रहे हों। सूरज की रोशनी पड़ते ही सफ़ेद महल सुनहरी रंगों में नहाकर और भी दिलकश लगने लगा था। इसके बाहर लगी आलम मैंशन की नीम प्लेट भी रोशनी से चमक रही थी। इसी मैंशन के गार्डन में रखी कुर्सियों में से एक पर हानिया आलम बैठी थी। वो न जाने किन सोचों में महव थी कि उसे माहिरा के आने की खबर भी ना हुई। माहिरा कुछ देर खामोश खड़ी उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर अपने होने का एहसास दिलवाया। अरे आपिया, आप कब आई? हानिया चौंक कर पूछने लगी। जब तुम किसी मराकबे में गुम थे। बताओ क्या परेशानी है? माहिरा मुस्कुराते हुए इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं सोच रही थी कि मैं पिछले 3 महीनों से मार्शल आर्ट सीख रही हूँ, मगर फिर भी उस दिन एसपी से हार गई। फिर क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का? हानिया ने यासियत से आह भरी।
मार्शल आर्ट्स 2-4 महीनों में सीखे जा सकते हैं, मगर महारत वो सालों की रियाजत मांगती है। जिस्म यूं ही फौलाद नहीं बनता, वक्त लगता है इसे ढलने में। और जहां तक एसपी से हारने की बात है, तो तुम उससे इसलिए हारी क्योंकि वो एक लड़का था और तुम एक लड़की। माहिरा ने तहम्मुल से उसे समझाया। हाँ, क्या मतलब कि वो लड़का था? आप भी इन्हीं लोगों में से हैं जो लड़कियों को कमज़ोर समझते हैं। हानिया के चेहरे पर दुख से गुस्सा उभर आया। इसमें समझना क्या है? लड़कियां कमज़ोर होती हैं, ये एक फैक्ट है, वो आहिस्ता से बोली। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी आपी। हानिया दिल बर्दाश्ता होकर उठने लगी। बैठो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। माहिरा ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। हानिया रुक गई। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग सलाहियत दी है। कुछ मामलों में मर्दों की जिस्मानी ताकत ज़्यादा होती है क्योंकि उन पर मशक्क़त वाले कामों की जिम्मेदारी रखी गई। हम अल्लाह की इस तक़सीम पर सवाल नहीं उठा सकते और न ही इनकार कर सकते हैं। बेशक उसके हर काम में मसलहत पोशीदा होती है, हमें इस बात को कबूल कर लेना चाहिए। माहिरा मुस्कुराते हुए नर्म लहजे में गोया हुई। अगर आपको ऐसा ही लगता था तो फिर आपने मुझे मार्शल आर्ट्स क्यों सिखाई? हानिया ने अब भी गुस्से से पूछा। मैंने मार्शल आर्ट्स तुम्हें मर्दों से लड़ने के लिए नहीं, दरिंदों से लड़ने के लिए सिखाई है। तुम्हें पता है मर्दों के पास औरत से ज़्यादा ताकत क्यों होती है? माहिरा ने उसका हाथ थामकर धीमे मगर गहरे लहजे में पूछा। क्यों? इस बार हानिया के लहजे में जिद नहीं, खालिस तजस्सुस था, ताकि वो औरत की हिफाजत कर सके। मर्द को औरत का मुहाफिज बनाया गया है और मुहाफिज से लड़ा नहीं जाता। माहिरा उसके बदलते लहजे पर हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा, अगर वाकई ऐसा है तो फिर दुनिया में ज़बरदस्ती और ज़्यादती के वाक़यात क्यों हो रहे हैं? क्यों 10 में से 8 लड़कियों को हरासमेंट का सामना करना पड़ता है? आजकल तो छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जाता, और आप कह रही हैं कि मर्द मुहाफिज होता है। इसका चेहरा गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख हो चुका था। ये मर्द नहीं होते हानिया, ये दरिंदे होते हैं, मर्दनुमा जानवर जिनके लिए औरत सिर्फ हवस का सामान होती है। माहिरा ने गहरा सांस लेकर बोलना शुरू किया। एक असल मर्द के लिए औरत माँ होती है, बहन होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, और इन सब की इज्जत करना वो खुद पर फ़र्ज समझता है। मगर मर्दानगी की खाल ओढ़े कुछ जानवर भी इस दुनिया में घूम रहे हैं, और हमें खुद को ऐसे जानवरों से बचाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। माहिरा के चेहरे से मुस्कुराहट मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। अब उसकी आंखों में सख्ती थी। हानिया खामोश हो गई। इसकी नज़रें अब माहिरा पर जमी थीं। एक बहुत अहम बात याद रखो, लड़ाई के दौरान मुकाबिल की ताकत और कमज़ोरियों को समझना सबसे ज़रूरी होता है। अगर इंसान खुद को ही सबसे बेस्ट समझता रहे तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, और यही बेवकूफ़ी उसे हरा देती है। माहिरा का लहजा अब मुकम्मल तौर पर उस्ताद जैसा था। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो, मर्द हो या मर्दनुमा दरिंदा, ताकत में वो तुमसे ज़्यादा हो सकता है, यही हकीकत है। मगर लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। उसने हानिया के माथे पर उंगली से हल्की सी चोट दी। फिर? हानिया ने बेइख्तियार पूछा। दिमाग से। अपनी सारी ताकत नहीं, अपनी सारी अक्ल लगानी होती है। उसके हर वार पर नज़र रखो, खुद को बचाओ, सिर्फ बचाओ, और फिर उस एक लम्हे का इंतज़ार करो जब वो खुद को फातेह समझने लगे। जैसे ही वो ये सोचेगा कि तुम हार गई हो, उसका ध्यान बटेगा, और बस वही लम्हा तुम्हारा होगा। एक बार सही वक्त पर, और खेल पलट जाएगा। उसने उंगली से फिजा में एक फर्जी दायरा बनाया। देखा, कितना मुश्किल लगता है, मगर है बहुत सादा। और हाँ, सही वक्त पर जीती गई लड़ाई काफ़ी मज़ेदार भी होती है। चमकती आंखें और दिलकश मुस्कुराहट सजाए बोली, जैसे ये वाकई चुटकी बजाने का काम हो। अगर सब मर्द वाकई लड़कियों से ताकत में ज़्यादा होते हैं तो मैं अपनी अक्ल की मदद से उनसे कैसे लड़ सकती हूँ? माहिरा की बात को समझते हुए हानिया ने वो सवाल पूछ लिया जो उसके दिमाग में मुसलसल गर्दिश कर रहा था। बहुत आसान है। हर इंसान के जिस्म में कुछ हसास हिस्से होते हैं, जहां मामूली सा वार भी बड़े ताकतवर इंसान को लम्हों के लिए बेबस कर देता है। मकसद उसे गिराना नहीं होता, सिर्फ इतना मौका लेना होता है कि तुम खुद को बचा सको और वहां से निकल सको। असल मकसद लड़ाई जीतना नहीं, सही सलामत बच निकलना होता है। माहिरा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हानिया पूरी तवज्जो से सुन रही थी। फिर हानिया ने पुरजोश अंदाज में इस्तफसार किया। अच्छा, और वो सब मुझे आप सिखाएंगी? नहीं, अब आगे की ट्रेनिंग शाहमीर करवाएगा, माहिरा ने खड़े होते हुए कहा। लेकिन भाई को मार्शल आर्ट्स कहाँ आता है? भाई को क्या क्या आता है ये अगर तुम्हें मालूम हो जाए तो वाकई कानों को हाथ लगाओगी। माहिरा ने उसे एक पुरस्रार नज़र से देखा। मतलब?
मतलब ये कि मैं शाहमीर से बात कर लूंगी, कल सुबह से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू। और हाँ, देर से उठने का बहाना नहीं चलेगा। माहिरा उसे इत्तला देकर जाने के लिए मुड़ी। लेकिन हानिया का सवाल मुकम्मल होने से पहले ही माहिरा मुड़ चुकी थी। इसके कदमों में अजीब सा एतमाद था और हानिया के दिल में पहली बार अपने भाई के बारे में तजस्सुस के साथ साथ हल्की सी बेचैनी भी जाग उठी। आलम मेंशन के डाइनिंग रूम में तमाम अफराद बैठे नाश्ता कर रहे थे। शावेज कल रात के वाक़ये के बाद गैर मामूली हद तक खामोश हो गया था। सर झुकाए वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेड पर बटर लगा रहा था। उसकी नज़रें प्लेट पर थीं, मगर जहन कहीं और उलझा हुआ था। फातिमा बेगम भी मगमूम चेहरा लिए जूस का ग्लास थामे बैठी थीं। उनकी आंखों के नीचे हल्के गहरे हो गए थे, जैसे रात भर नींद ने उनसे किनारा किया हो। एक अजब सी हालत में घिरे सब नफूस खामोशी से बस अपनी अपनी प्लेट पर सर झुकाए बैठे थे। कोई भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसी वक्त माहिरा अपना सूटकेस लिए डाइनिंग रूम के दरवाजे पर रुक गई। उसके साथ नौशाबा भी मुंह लटकाए खड़ी थी। अहम माहिरा ने हल्का सा खंकार कर गला साफ किया। सबकी तवज्जो उसकी तरफ हो गई। आओ माहिरा, नाश्ता करो। अरे, ये सूटकेस किसका है? आलम जहांगीर ने रस्मी सी नरमी से कहा, मगर अगले ही लम्हे उनकी नज़र सूटकेस पर पड़ी तो उसके बारे में पूछने लगे। मेरा है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। माहिरा ने हैंडल पर अपनी गिरफ्त ज़रा मजबूत की। क्या? क्यों? और कहाँ? आलम जहांगीर बेअख्तियार सीधे होकर बैठ गए। मेरा काम पूरा हो गया है सर, आपका मुजरिम मिल चुका है, इसलिए अब मुझे वापस जाना होगा। माहिरा शाइस्ता लहजे में जवाब दिया। आप नहीं जा सकती मिस माहिरा, पीछे से आई आवाज़ ने कमरे की साकित फिजा को चीर दिया। माहिरा के कदम वहीं रुक गए। उसने आहिस्ता से पलट कर देखा। आलम जहांगीर का मैनेजर खड़ा था, हमेशा की तरह मुअद्दब, मगर आज उसके लहजे में गैर मामूली संजीदगी थी। जी? माहिरा ने सवालिया अंदाज में भमें उठाईं। वो कॉन्ट्रैक्ट याद है आपको मिस माहिरा, जो आपने जॉब के पहले दिन साइन किया था? मैनेजर ने याद दिलाने की कोशिश की। एक लम्हे को माहिरा की नज़रें खला में ठहर गईं, जैसे यादों के औराक पलट रही हो। मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैनेजर ने खुद ही बात आगे बढ़ा दी। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपकी मुलाजमत का दौरानिया 6 महीने है और 6 महीने पूरे होने से पहले आप ये जॉब नहीं छोड़ सकती। उसने फाइल अपने सीने से लगाते हुए मजीद कहा, अगर आपने मुआहिदा तोड़ा तो आपको मिस्टर आलम जहांगीर को 10 लाख रुपए बतौर हर्जाना अदा करना होगा। कमरे में जैसे हवा रुक गई। 10 लाख? माहिरा, 6 महीने की मिलाकर तुम्हारी तनख्वाह कितनी बनती है जो तुमने इतना महंगा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? नौशाबा ने आंखें बड़ी करते हुए मुतहय्यर लहजे में तंज किया। माहिरा ने नौशाबा को जवाब देने की बजाय पुरसुकून अंदाज में मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया और बगैर किसी वजाहत के डाइनिंग रूम से बाहर निकल गई। अगर मिस माहिरा गईं तो तुम भी साथ जाओगी? शाहजील बेचैनी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी थीं जहां से माहिरा गई थीं। जाहिर सी बात है, मेरा कौन से ये चाचे का घर है जो मैं यहीं रह जाऊंगी? नौशाबा ने चटख कर जवाब दिया। शाहजील की बेचैनी मजीद बढ़ गई और वो दांतों से अपने होंठ मसलने लगा। चंद लम्हों बाद माहिरा वापस आ गईं। वो सीधी जाकर आलम जहांगीर के सामने खड़ी होते हुए बोली, मैंने शब्बीर सर से बात की है, वो कह रहे हैं कि वो मेरी जगह किसी और को भेज देंगे, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। तुम्हारी जगह तो कोई नहीं ले सकता माहिरा, आलम जहांगीर पुरशफीक लहजे में बोले। नहीं सर, वो अपने इदारे की बेहतरीन नर्स भेजेंगे, वो आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, माहिरा ने खुद को संभालते हुए दलील दी। बस यही तो फ़र्क है, वो नर्स की तरह अपना फ़र्ज़ अदा करेगी, तुम्हारी तरह बेटी बनकर मेरा ख्याल नहीं रख सकती। आलम जहांगीर ने हल्का सा सर हिलाकर भराई आवाज़ में कर दलील को रद्द कर दिया। माहिरा के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। एक लम्हे को वो वाकई कमज़ोर पड़ गई, मगर अगले ही लम्हे उसने गहरा सांस लिया और अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोली, लेकिन सर, 3 महीने बाद भी तो मुझे जाना ही है, तो अभी क्यों नहीं? बिल्कुल डैड, इसीलिए आप इन्हें हमेशा के लिए बेटी क्यों नहीं बना लेते? शाहमीर माहिरा को देखते हुए शोख लहजे में बोला। लेकिन डैड के तो पहले ही इतने बच्चे हैं, वो मिस माहिरा को क्यों अडॉप्ट करेंगे? शाहजेल ने वाकई संजीदगी से सोचते हुए पूछा। अरे इडियट, बेटी बनाने के लिए अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है? बहू भी तो बेटी ही होती है। शाहमीर ने शाहजेल को लताड़ते हुए आखिर बात शर्म से मुस्कुराते हुए कही। यहाँ अक्ल नाम की चीज़ भी होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए चुप करके बैठा करो।
माहिरा ने कनपटी पर 2 उंगलियों से हल्की सी दस्तक देते हुए तड़क कर कहा। शाहमीर फौरन खजल सा हो गया। उसने बालों में हाथ फेरते हुए नजरें चुरा लीं। माहिरा, 3 महीने के लिए मुझे बेटी की मोहब्बत और खिदमत से इस्तिफादा होने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों इस मौके को जाने दूं? आलम जहांगीर नर्म मगर अटल लहजे में बोले। उनकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि बहस की गुंजाइश कम रह गई। आखिरकार माहिरा ने हार मान ली। वो गहरा सांस लेकर बोली, ओके सर, लेकिन 3 महीने बाद मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर मैं नहीं रुकूंगी, चाहे आप मुझे कितना ही इमोशनल ब्लैकमेल क्यों ना करें। आलम जहांगीर हल्के से मुस्कुराए और सर हिला दिया। माहिरा ने अपना सूटकेस दोबारा संभाला और ऊपर की तरफ बढ़ गई। नौशाबा भी उसके पीछे जाने लगी कि तभी शाहजेल खुशी से चहक उठा। अब तो आप कहीं नहीं जाएंगी ना? नहीं, नौशाबा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। लाए, ये मैं आपके कमरे तक पहुंचा देता हूँ, काफ़ी भारी होगा ना? शाहजेल ने फौरन उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। नौशाबा ने मुजाहिमत नहीं की, बस एक नज़र उस पर डाली और फिर दोनों हल्की फुल्की बातें करते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। रात के स्याह आंचल को चीरता हुआ सूरज पहाड़ों के दामन में वाक़े इस सुनसान फार्म हाउस पर रात गैर मामूली हद तक खामोश थी। दूर कहीं हवा दरख्तों से टकराकर सरसराहट पैदा कर रही थी, मगर अंदर मीटिंग रूम की फ़िज़ा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज फिर मेजर खान के हुक्म पर हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी। लकड़ी की बड़ी भारी मेज़ के गिर्द टीम के तमाम अरकान मौजूद थे। कमरे की रोशनी मध्यम थी, मगर चेहरों की संजीदगी वाज़े दिख रही थी। कैप्टन जया, कैप्टन जैज़, कैप्टन जैक, कैप्टन हम्माद, कैप्टन शहरयार और कैप्टन माहिरा समेत सब कुर्सियों पर सीधे बैठे थे। खामोशी को सबसे पहले कैप्टन हम्माद ने तोड़ा। किसी को बताया आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है? एजेंडा? मिशन शेर खान का खुलासा। पिछले पूरे हफ्ते में हमने जो जो कारनामे किए हैं, आज उनका हिसाब देना पड़ेगा, कैप्टन शहरयार ने फाइल बंद करते हुए कहा। कमरे में हल्की सी संजीदगी मज़ीद गहरी हो गई। वैसे कैप्टन माही, मुझे नहीं लगा था कि आप इस मिशन के लिए हमारे साथ आएंगी। आप पहले ही 2-2 मिशंस पर एक साथ काम कर रही थीं। कैप्टन जया ने ज़रा सा झुककर उसे मुखातिब किया। माहिरा ने कुर्सी की पुश्त से टेक हटाई, बाजू सीने पर बांधे और हल्का सा तंजिया मुस्कुराई। अगर इस मिशन पर आने के लिए किसी ने मुझसे पूछा होता तो शायद मेरा जवाब ना ही होता, लेकिन मेजर खान का हुक्म मौत के फरिश्ते की तरह इंसान पर नाजिल होता है, जिसे हर हाल में पूरा करना ही पड़ता है। उसने गहरा सांस लेकर जले दिल के फपोले फोड़े। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे थे। अच्छा, लेकिन आप निकली कैसे सब कुछ बीच में छोड़कर? कैप्टन जैज़ ने कुर्सी पर आगे झुकते हुए तजस्सुस से पूछा। अरे कैप्टन्स, क्या बताऊं कैसे निकली। मैं और कैप्टन मीर तो पहले ही ड्रग्स माफिया के पीछे लगे हुए थे। कैप्टन जया भी हमारे साथ थी। माहिरा ने आंखें घुमाईं, फिर उसने मेज़ पर उंगलियों से हल्की दस्तक दी। ठीक 9 दिन पहले कैप्टन मीर ड्रग्स माफिया के बॉस से मिलकर आया था। डील करने के लिए उसकी शर्त पूरी करना ज़रूरी था, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी ये दोनों जनाब बॉस का चेहरा देखने में नाकाम रहे थे। उसने जानबूझकर कैप्टन जया और कैप्टन शहरयार की तरफ मलामती नज़रों से देखा। हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हम दोनों वक्त से पहले क्लब पहुंच गए थे। मीटिंग रूम के साथ वाला कमरा बुक करवा लिया, दीवार में बारीक सुराख करके स्पाई कैमरा भी फिट कर दिया था। कैप्टन जया फौरन बोली। लेकिन कैप्टन हम्माद ने मुस्कुराकर छेड़ा। लेकिन बॉस इतना चालाक निकला कि उसने कमरे में पूरा धुआं भरवा दिया। फिर वो अंदर आया और धुआं ख़त्म होने से पहले ही निकल गया। कैमरे में उसका चेहरा आया ही नहीं। जया ने झुंझलाकर कहा। कमरे में हल्की हंसी गूंजी। खैर, वो बॉस रूहेल इफ्तिखार तो पकड़ा जा चुका है ना? कैप्टन जया ने खुद ही तसल्ली देते हुए कहा और हंस दी। हाँ हाँ, तुमने ही तो पकड़ा है उसे, माहिरा ने खुश्क तंज किया। ओ प्लीज़, क्या फ़र्क पड़ता है किसने पकड़ा, मिशन मुकम्मल हो गया ना। अच्छा छोड़ो ये सब, तुमने बताया नहीं वो शर्त क्या थी? कैप्टन जया ने अपनी मुसलसल बेइज्जती से ध्यान हटाने के लिए बात घुमा दी। अब सबकी नज़रें माहिरा पर थीं। माहिरा ने बग़ैर पलक झपकाए कहा, बॉस की शर्त ये थी कि कैप्टन मीर मुझे यानी केयर टेकर माहिरा को एक रात के लिए रॉकी के हवाले कर दे। और कैप्टन मीर ने ये शर्त मान भी ली थी। उसकी आवाज़ में बर्फ़ जैसी सख्ती थी। उसने नज़रें उठाकर सीधा कैप्टन शहरयार को घूरा। 1 मिनट, आप कैप्टन मीर का जिक्र करते हुए शहरयार की तरफ क्यों देख रही हैं? कैप्टन हम्माद ने अलझ कर कहा। क्योंकि कैप्टन शहरयार ही कैप्टन मीर है। कैप्टन जया, कैप्टन जैज़ और कैप्टन जैक ने एक साथ जवाब दिया।
हम्माद के चेहरे पर हैरत साफ झलकी थी। शामिर ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और गहरा सांस लिया। मेरा पूरा नाम कैप्टन शामिर शहरयार आलम है। अब मेरे 2 नामों की हिस्ट्री जानने का शौक किसी को हो तो खुद रिसर्च कर ले, इस वक्त मुझ में बताने की हिम्मत नहीं है, उसने थके हुए अंदाज में कहा। तुम्हारे पास कब हिम्मत होती है? बेचारे मामू रुहेल को भी माजी की कहानी सुनाए बगैर सीधा सस्पेंस में जेल भेज दिया। माहिरा ने फौरन वार किया। कमरे में दबे दबे कहकहे गूंजे। मेरी माजी की कहानी भी खुल जाएगी जब वक्त होगा, अब मौजू न भटकाओ, अपनी इग़वा वाली कहानी मुकम्मल करो। रॉकी तक बात कैसे पहुंची? कैप्टन मीर ने उसका ध्यान दोबारा से रॉकी की तरफ दिलवाया। अब सबकी नज़रें दोबारा माहिरा पर थीं। माहिरा ने सबका ध्यान अपनी जानिब पाकर बोलना शुरू किया। तो ये जनाब पहले से ही उनकी शर्त मान चुके थे। उसने मुझे ये खबर दी तो पहले तो मेरा खून खौल उठा। दिल चाहा कि कैप्टन मीर समेत सबका मुंह तोड़ दूं, मगर अगले ही लम्हे मैंने खुद को संभाला और फिर हम दोनों ने रॉकी के फ्लैट जाने की प्लानिंग शुरू कर दी। आलम मैंशन के कैमरों को धोखा देना ज़रूरी था। सबको यही दिखाना था कि शाहमीर ने मुझे इग़वा किया है और हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं। इसी मकसद के लिए उसने मुझे इंजेक्शन लगाने का ड्रामा किया जैसे मैं वाकई बेहोश हो चुकी हूँ, और फिर मुझे गाड़ी में डालकर रॉकी के फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। ये सब देखकर रूहेल के दिल में शामिर की कमीनगी का यकीन और भी पुख्ता हो जाना था, मगर हकीकत इस दिखावे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम पहले ही एक बैकअप प्लान बना चुके थे, ऐसा मंसूबा जिसमें मेरा सही सलामत निकल आना तय था। शामिर ने बहाना बनाया कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो फ्लैट से निकल गया। इसी दौरान हम पहले ही मेरे नंबर से शावेज़ को मेरे इग़वा की इत्तला पहुंचा चुके थे। रॉकी और उसके दोस्त जैसे ही मुझे फ्लैट में लाए, थोड़ी ही देर में दरवाज़ा ज़ोर से खुला। शावेज़ आलम तूफ़ान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके लहजे में आग और आंखों में गुस्सा था। उसने रॉकी से झगड़ा किया, हालात बिगड़े और फिर वो मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकालकर वापस आलम मैंशन ले आया। मुझे इंजेक्शन वाले नाटक की वजह से उसके सामने भी बेहोशी का ड्रामा जारी रखना पड़ा। खैर, हमारा मकसद पूरा हो गया था। हम दोनों मुतमईन थी कि अब कम से कम वो शामिर को कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन उसी रात किस्मत ने एक और चाल चल दी। मेजर खान का ऑर्डर आ गया कि हमें 1 हफ्ते के लिए गिलगित जाना पड़ेगा। अब हम दोनों परेशान थे कि इस सारी सूरत-ए-हाल में किसी को भनक पड़े बगैर निकलें कैसे, जबकि अगले ही दिन शामिर को रूहेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना था। हम अभी कोई तिगड़म सोच ही रहे थे कि सुबह मेरी आंख खुलते ही शावेज़ आलम ने ऐसा बम फोड़ा कि मेरे होश उड़ गए। उसने बड़े एतमाद से ऐलान किया कि शामिर ने रात मुझे बेहोश करने के बाद। खैर, मैं शॉक्ड थी। समझ नहीं आ रहा था कि शावेज़ इतना बड़ा झूठ आखिर बोल कैसे गया, मगर जैसे ही वो कमरे से निकला, मेरे जहन में एक मंसूबा बिजली की तरह कौंध गया। क्यों न इसी इल्ज़ाम को अपने हक में इस्तेमाल किया जाए? क्यों न इस हंगामे को ढाल बनाकर हम दोनों आलम मैंशन से गायब हो जाएं? मैंने फ़ौरन शाहमीर से ये बात डिस्कस की। उसे मेरा मंसूबा बेहद पसंद आया। बस फिर क्या था, हमने थोड़ा सा एक्शन और बहुत सारा ड्रामा किया। इस सारी खेल का नतीजा ये निकला कि शाहमीर हॉस्पिटल के बहाने और मैं शदीद सदमे के ज़ेरे असर 1 हफ्ते के लिए मंजर से गायब हो गए और किसी को ज़र्रा बराबर शक भी ना हुआ। आखिरकार माहिरा ने उस दिन शामिर की दुर्गत बनाने के पीछे छिपा राज फाशी कर दिया। ओह वाओ, इस सब में तुम दोनों को बहुत मज़े आए होंगे, है ना? कैप्टन जैक ने शरीर सी मुस्कुराहट के साथ कहा। जस्ट शट अप जैक, कैप्टन जया ने उसे घुड़का, फिर नागवारी से बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शामिर के भाई ने उसके बारे में तुमसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया। लगता है वो शामिर से बहुत नफ़रत करता है। नफ़रत नहीं करता, बस मोहब्बत जतानी नहीं आती। शामिर फ़ौरन अपने भाई के हक़ में बोल पड़ा। उसके ये अल्फाज सुनकर माहिरा के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो इसी मुस्कुराहट के साथ बोली। नहीं करनी चाहिए क्या? शामिर ने हल्का सा भवें उचकाते हुए पूछा। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत जतानी भी चाहिए, और इस मामले में तुम भी तो अपने भाई जैसे ही हो। अगर एक भी इजहार करने वाला होता तो आलम मैंशन का आज ये हाल ना होता, माहिरा संजीदा होते हुए बोली। अभी शामिर कुछ जवाब देता कि ऐन उसी लम्हे कमरे की लाइट चली गई और पल भर में पूरा कमरा गुप अंधेरे में डूब गया। अरे, तुम लोगों ने इस फार्म हाउस की बिजली का बिल तो भरा था ना? कैप्टन हम्माद ने फ़ौरन मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए इस्तिफसार किया। पता नहीं, कैप्टन शामिर ने भी अपनी टॉर्च ऑन करते हुए मुख्तसर जवाब दिया। बिल भरने की जिम्मेदारी किसकी थी?
कैप्टन हम्माद ने दोबारा सवाल दागा। मेजर खान, कैप्टन जया की चीख नीम अंधेरे में गूंजी। सबने एक साथ अपने मोबाइल की टॉर्च का रुख कैप्टन जया के चेहरे की तरफ किया, जो खौफ के मारे सफेद पड़ चुका था। मेजर खान टीम का हेड है या वॉचमैन, जो बिल भरने की जिम्मेदारी भी उसी की हो? तुम भी ना जया, सोच समझ कर बोला करो, कैप्टन हम्माद ने जया को घूरते हुए कहा। मेजर खान मीटिंग के लिए आ गए हैं कैप्टन हम्माद, कैप्टन जया दांत पीसते हुए बोली। क्या? मेजर खान कहाँ है? सबकी आवाजें एक साथ बुलंद हुईं। टीम इधर देखें। अचानक सामने प्रोजेक्टर की रोशनी ऑन हुई और दीवार पर मेजर खान अपने मखसूस हिलिये में नमूदार हुआ। वो तालियां बजाता हुआ सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। मेजर खान आज बिजी थे, इसीलिए उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पर मीटिंग अरेंज करने को कहा है। कैप्टन जैज ने लैपटॉप पर झुके कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए सबको मुखातिब किया। अभी सब कैप्टन जैज से कुछ कहते कि मेजर खान बोल पड़ा। मेजर खान असल में क्या है ये तो तुम सबको मालूम ही नहीं और ना कभी मालूम होगा, इसीलिए मेरे बारे में सोचने के बजाय ये बताओ कि मिशन कैसा रहा। उसका अंदाज आज भी वैसा ही पुरस्कार और सर्द था और उसी लम्हे एक अनजाना सा खौफ सबके दिलों पर साया कर गया। अगर मीटिंग वीडियो कॉल पर ही होनी थी तो हमें यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मेजर खान बिजी है और हम सब तो फारिग है ना कि जब भी ऑर्डर आए मुंह उठाकर यहाँ आ जाएं। माहिरा बिना किसी खौफ के निडर अंदाज में गुस्से से बोली। कैप्टन जया, आप शुरू करें, फिर एक एक करके सब अपने अपने कारनामे बताएंगे मिशन के हवाले से। मेजर खान ने माहिरा को यकसर नज़रअंदाज करते हुए तौक़ुमाना लहजे में कहा। जी सर। कैप्टन जया ने मुअद्दिबाना अंदाज में सर हिलाया और बोलने लगी। आलम मेंशन के डाइनिंग रूम में तमाम अफराद बैठे। एक हफ्ता कबल ये गिलगित एयरपोर्ट का मंजर था। दूसरे एयरपोर्ट्स के मुकाबले में यहाँ रश खासा कम था। वो सब लोग PIA की फ़्लाइट से अभी अभी पहुंचे थे। माहिरा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, ठंडी हवा के एक खुशगवार झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। उसने अपना सूटकेस धकेलते हुए चंद कदम आगे बढ़ाए, फिर अचानक दोनों हाथ फ़ज़ा में बुलंद किए और ऊंची आवाज़ में चीख उठी। ओ ब्यूटिफुल गिलगिट, वेलकम टू मी। ए खूबसूरत गिलगिट, मुझे खुशामदीद कहो। माहिरा के ऐन सर के ऊपर एक बड़ा सा नीला बोर्ड नस्ब था, जिस पर उर्दू और अंग्रेज़ी में गिलगित एयरपोर्ट लिखा हुआ था। जहां वो खड़ी थी वहां ग्रे संगमरमर से बनी एक कुशादा राहदारी फैली हुई थी, जिसके दोनों अतराफ सरसब्ज पौधों से सजी कियारियां मंजर को और दिलकश बना रही थीं। पीछे से जब बाकी सब भी एयरपोर्ट का बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बाहर आए तो उन्होंने माहिरा को दोनों हाथ फ़ज़ा में लहराए गोल गोल घूमते देखा। वो मुस्कुराते हुए दीवानावार चीख रही थी। मेरे प्यारे गिलगिट, मैं वापस लौट आई हूँ। माहिरा असद अहमद खान अपनी सरजमीन पर वापस आ गई है। खुश आमदीद कहो, अपनी माही का इस्तकबाल करो। वो जोश में झूम रही थी, जैसे बरसों बाद अपनी मिट्टी से मिल गई हो। ये कैप्टन माही को क्या हो गया है? कैप्टन जेज ने हैरत से पूछा। दरअसल ये उसका होम टाउन है, इसीलिए थोड़ी सी पुरजोश हो गई है, कैप्टन जया ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। थोड़ी सी? कैप्टन हम्माद ने फौरन लुकमा दिया। उफ, ये मुस्कुराहट कहीं जान ही न ले ले। शाहमीर ने माहिरा की दिलकश मुस्कुराहट देखकर दिल पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, कुछ कहा था तुमने मुझसे? कैप्टन जया ने इस्तफहामिया नज़रों से शाहमीर को घूरा। नहीं तो, मैं तो बस ये कह रहा था कि कैप्टन माही को रोकें, कहीं हमारे लिए कोई मसला ना हो जाए। शाहमीर ने दिल की अबतर होती कैफियत को छुपाते हुए जल्दी से कहा। हाँ, मैं रोकती हूँ, कहीं हम किसी की नज़रों में ना आ जाएं। कैप्टन जया ने सर हिलाते हुए कहा। वो शाहमीर की बात के असल मफहूम से यकसर अनजान थी। अरे माही बटिया, कैसी हो? इस दफ़ा तो तुमने वापस आने में कई साल लगा दिए। एक बुजुर्ग आदमी अपनाइयत से भरी आवाज़ के साथ माहिरा की तरफ बढ़ा। जी दीनू चाचा, जिंदगी की मसरूफियत बहुत बढ़ गई है, लेकिन लगता है आप पर वक्त के गुजरने का कोई असर नहीं हुआ। आज भी वैसे ही बांके नौजवान लग रहे हैं। माहिरा मुस्कुराते हुए बोली। अरे क्यों मजाक करती हो बटिया? बुजुर्ग शर्माते हुए बोले। माशाअल्लाह, शर्माते हुए तो और भी क्यूट लग रहे हैं। माहिरा ने हंसते हुए प्यार से दीन मोहम्मद के दोनों गाल खींच लिए। माही, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई हमें लेने, तुमने गाड़ी तो बुक की थी ना? कैप्टन जया ने याद दहानी करवाते हुए पूछा। दीनू चाचा, गाड़ी? माहिरा ने सवालिया अंदाज में दीन मोहम्मद की तरफ देखा। जी बटिया, लाए हैं ना हम गाड़ी, ये देखो। दीनू चाचा ने फ़ख्र से अपने पीछे खड़ी नीली जीप की तरफ इशारा किया।
वो पुराने मॉडल की एक विंटेज बंद जीप थी, जैसे वक्त के किसी और दौर से निकलकर आज तक आन पहुंची हो। सबने जीप को तनकीदी नज़रों से देखा। ये किस म्यूजियम से उठाकर लाए हैं दीनू चाचा? शाहमीर ने जीप का जायजा लेते हुए मजाक किया। ओ हेलो लड़के, दीनू चाचा हम सिर्फ बटिया के हैं, तुम हमें दीन मोहम्मद चाचा कहकर मुखातिब करो तो ज़्यादा बेहतर है। दीन मोहम्मद ने ज़रा सख्त लहजे में उसे झाड़ा। बटिया, ये सब तुम्हारे साथ हैं क्या? दीन मोहम्मद ने फ़ौरन लहजा बदलते हुए नरमी से माहिरा से पूछा। जी चाचा, ये मेरे शहर के दोस्त हैं, यहाँ घूमने आए हैं, मेरे मेहमान हैं, तो ज़रा अच्छी खातिरदारी कीजिएगा। जी बटिया, आपके मेहमान हमारे मेहमान, दीन मोहम्मद खुलूस से बोले। वो सब जीप में बैठ गए, मगर माहिरा अभी भी बाहर खड़ी बार बार घड़ी पर नज़र डाल रही थी। अरे बटिया, तुम गाड़ी में क्यों नहीं बैठ रही? दीनू चाचा ने उसे बाहर खड़ा देखकर तशवीश से पूछा। दीनू चाचा, आप इन सबको जीप में ले जाएं, मैं तो अपनी टूटी फूटी पर ही आऊंगी। माहिरा ने पीछे से आते एक लड़के के हाथों में अपनी प्यारी सी साइकिल देखते हुए कहा। अरे बटिया, ये साइकिल अभी तक तुम्हारे पास है? दीनू मोहम्मद हैरत से बोले। ये तो मरते दम तक मेरे साथ रहेगी, आप सबको घर ले जाएं, मैं ज़रा अपना शहर घूम कर आती हूँ, माहिरा ने हंसते हुए कहा। फिर वो पुरजोश अंदाज में साइकिल पर सवार हो गई। ठीक है बटिया, दीनू मोहम्मद मुस्कुराकर सर हिलाते हुए जीप में बैठ गए और ड्राइवर को चलने का इशारा किया। जीप हवा से बातें करती कुशादा सड़क पर दौड़ने लगी और माहिरा भी उनके पीछे साइकिल चलाते हुए अपने शहर की मशहूर कुन हवाओं को दिल भरकर महसूस करने लगी। जारी है। अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, अब से नॉवेल में न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, जिसके साथ आप सबको मज़ा भी बहुत आएगा। इसीलिए थोड़े से मज़े पर मेरा भी हक है, और मुझे मज़ा तब आता है जब आप कहानी पर अच्छा सा तबसरा करते हैं। इसीलिए जल्दी से कहानी पढ़कर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी जल्दी से नई एपिसोड लिखकर आप तक पहुंचा सकूं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब का मेरा हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।